लास्ट क्लास में हमने डायमेंशन तक पढ़ा था, राइट? हाँ सर, डायमेंशन होगा आज। डायमेंशन पढ़ने वाले हैं, ओके राइट। हाँ, हम कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम पढ़े थे लास्ट। हाँ हाँ हाँ, कन्वर्जन और पढ़े थे। बोर्ड दिख रहा है पूरा? हाँ सर। चलो, किसी को आइडिया है कि डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन का क्या डायमेंशन मतलब है? मतलब डायमेंशन का मतलब है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ सॉरी लेंथ टाइम मास के पावर में रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंट करना, ओके ठीक है। देखो, डायमेंशन का मेनली जो सिग्निफिकेंस है, इसका काम क्या होता है कि ये बताता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी का कंट्रीब्यूशन कितना है। आ रही बात समझ में? ये क्या हाँ सर। बताएगा? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का कंट्रीब्यूशन कितना है, वो रिप्रेजेंट करता है। आ रही बात समझ में? जैसे अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ का कंट्रीब्यूशन 1 है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं L⁻1। ठीक है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ का कंट्रीब्यूशन 2 है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? L⁻2। ठीक है ना? तो बेसिकली जो पावर है किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में जब लिखते हैं, तो पावर लिखते हैं वहां पे, पावर 3, -1, -2। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी का कितना कंट्रीब्यूशन है। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। तो लिखना, लिखो, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर, आर द पावर, आर द पावर टू विच, आर द पावर टू विच, are the power to which the fundamental, are the power to which the fundamental physical quantity, are the power to which the fundamental physical quantity must be raised, must be raised, must be raised to represent, must be raised to represent, to represent the given physical quantity। ठीक है, लिख लिया सबने? मैं कंटिन्यू करोगे? हाँ, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, dimension of a physical quantity are the, dimension of a physical quantity are the power to which, are the power to which, are the power to which the fundamental quantity, or the power to which the fundamental quantity, fundamental quantity must be raised, must be raised to represent, must be raised to represent the given physical quantity। हो गया? तो पहले फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास, और इधर उनका डायमेंशन अगर लिखना है, फंडामेंटल क्वांटिटी में सबसे पहला क्वांटिटी लेंथ। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ का डायमेंशन कैसे शो करते हैं? कैपिटल एल से। लेंथ का जो डायमेंशन है कैसे शो करेंगे? कैपिटल एल से शो करेंगे। उसके बाद मास, मास का जो डायमेंशन होता है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। और थर्ड वन इज टाइम, टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी। कैपिटल टी से। ठीक है, ये तीन जो है ना, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब मैकेनिक्स पढ़ते हैं ना, इन चीजों का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। जिसके तरफ से थोड़ा नॉइज आएगा वो म्यूट कर लेगा 1 मिनट के लिए, या फिर जिस रूम में बैठे उसका डोर क्लोज कर लो। तो हमें करना क्या है ना कि बाकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किस टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में करते हैं। तो सबसे पहले डायमेंशन किसका डिसाइड करना होगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन डिसाइड करना होगा। तो हमने लेंथ का डिसाइड किया कैपिटल एम, मास का डिसाइड किया कैपिटल एम, टाइम का डिसाइड किया कैपिटल टी। ये जो तीनों है ना, ये बहुत ज्यादा यूज होता है मैकेनिक्स में। जब आप मैकेनिक्स पढ़ोगे तो लेंथ, मास, टाइम का बहुत ज्यादा यूज आता है। जो 11th का मोस्ट ऑफ द पोर्शन है वो मैकेनिक्स में आता है। तो इसलिए इसका जो यूज है मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा होता है। जैसे 12th में जाओगे तो वहां पे किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर तुम्हें लिखना होगा डायमेंशन, तो वहां पे चार्ज से रिलेटेड या करंट से रिलेटेड टर्म आते हैं। आ रही बात समझ में? तो चौथा जो है, फोर्थ वन इज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए। कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एल टी ए, एल फॉर लेंथ, एम फॉर मास, टी फॉर टाइम और ए फॉर, ए आता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। क्लियर है? और कभी कभी हमें टेम्परेचर का भी यूज करना पड़ता है। कभी कभी क्या करना पड़ता है, जैसे आप हीट पढ़ोगे, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स पढ़ोगे, वहां पे कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसका अगर डायमेंशन लिखने को आपको बोलेगा तो वहां पे किसका कंट्रीब्यूशन आएगा, टेम्परेचर का कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का जो कंट्रीब्यूशन है उसका डायमेंशन अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो टेम्परेचर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, थीटा। बोलो, थीटा। थीटा। थीटा से कर सकते हो या कैपिटल के से कर सकते हो। ठीक है ना, पहले जो क्या था, इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेम्परेचर का जब हम डायमेंशन लिखेंगे तो किससे कर सकते हैं, थीटा या कैपिटल के से कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये पांचों जब आप 11th 12th में पढ़ोगे तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दिखेगा जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है डायमेंशन के टर्म में, तो ये पांचों आपको दिखेंगे। बाकी के जो दो है वो आपके यूज में नहीं है। आ रही बात समझ? इसका भी बहुत कम यूज होता है। ठीक है ना, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, बहुत ही कम चीजों में आपको दिखेगा। मेन जो है ये तीनों है, और कभी कभी 12th से अगर कोई चीज का डायमेंशन पूछ दिया तो ए यूज होता है। क्लियर है? तो समझते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। देखो, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आपसे पूछ रहा है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहला चीज आपको चाहिए कि वो कौन से फॉर्मूला में यूज होता है। ठीक है ना, अगर या तो उसका फॉर्मूला आपको पता है या फिर उसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे किसी फिजिकल वर्ड में, जैसे मैंने फोर्स बोल दिया कि फोर्स का डायमेंशन लिखो, तो फोर्स का डेफिनेशन आपको पता है तब आप उसको लिख सकते हो, उसका डायमेंशन। या फिर फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है कि फोर्स किस किस क्वांटिटी से मिलके बना है, तब आप जाकर के उसका डायमेंशन लिख सकते हो। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो जैसे अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड डायमेंशन ऑफ स्पीड, जैसे आपसे बोल दिया कि फाइंड डायमेंशन ऑफ स्पीड, स्पीड का डायमेंशन आपको निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, आपको कन्वर्ट करना होगा स्पीड को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। आ रहा है ना बात समझ में? इसका पहला काम क्या होगा, आप इस स्पीड को रिड्यूस करोगे किस टर्म में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का हमने डायमेंशन बता दिया है, तो वहां से रिप्रेजेंट कर सकते हो इजीली। तो हमने पढ़ा ही था स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू, हाँ, लेंथ अपॉन टाइम डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, लेंथ के लिए यूज कर रहे हैं हम कैपिटल एल। तो अगर स्पीड के लिए लिखना है, जब भी डायमेंशन लिखते हैं तो ऐसे लार्ज ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो स्पीड के लिए लिख रहे हैं तो लार्ज ब्रैकेट, लेंथ क्या होगा, कैपिटल एल, अगेन लार्ज ब्रैकेट में लिखेंगे, डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। ठीक है, और ये जो नीचे डिवीजन हो रहा है, इसको जब आप ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, पावर -1। ठीक है, तो s कैन बी रिटन एज एल टी -1। ठीक है ना, कभी कभी इसमें MLT दिखाने के लिए, तीनों टर्म दिखाने के लिए हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, M0 L1 T -1। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मास एल और टी, ये जो ये है ना एमके सिस्टम में बहुत ज्यादा यूज होता है, ये एमके सिस्टम का पार्ट है। तो इसलिए कभी कभी रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एम को
इंट्रोड्यूस करके लिख देते हैं, m का कंट्रीब्यूशन कितना है, 0 है, इसलिए क्या लिख रहा है यहाँ 0 लिख रहा है। ये भी लिखोगे गलत नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर तरीका है वो क्या है, इस तरीके से लिखने का। आ रही बात समझ में? सर अगर आपने ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्पीड में मास का कंट्रीब्यूशन 0 है, स्पीड में लेंथ का कंट्रीब्यूशन 1 है, और स्पीड में टाइम का कंट्रीब्यूशन -1। ठीक है, तो लिखिएगा इसके नीचे, इसके नीचे लिखेंगे, इट मीन्स dimension of speed is 0 in mass, comma 1 in length, 1 in length and -1 in time, 1 in length and -1 in time। ठीक है, और ये जो चीज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ये ब्रैकेट में जो चीजें हम लिख रहे हैं, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। ये डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन ये नंबर है, डायमेंशन पावर जो होता है फिजिकल क्वांटिटी पे, उसको डायमेंशन बोलते हैं। ये जो चीजें हमने रिप्रेजेंट करा ना, ये जो चीज लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दिस इज डायमेंशन, दिस इज डायमेंशन। ये डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन क्या है, पावर है। जो पावर कहाँ पे है, पावर रेस जो हुआ है कहाँ पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। ठीक है ना, तो डायमेंशन 0, 1, -1 है। ये जो रिप्रेजेंट हमने करा है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बेसिकली आपको क्या इन्फॉर्मेशन देगा, डायमेंशन का इन्फॉर्मेशन देगा। क्लियर है, वो बताएंगे अभी कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन उससे पहले आपको पता करना है एक्सेलरेशन के लिए, फाइंड dimensions of acceleration। पता करिए क्या होगा एक्सेलरेशन का डायमेंशन। L t to the power -2 m0 l t -2 लिख सकते हैं। तो ये आपका अगेन मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है, आपसे पूछ क्या रहा है, डायमेंशन पूछ रहा है। तो डायमेंशन जो होगा 0 in मास, 1 in लेंथ एंड -2 in टाइम। ये डायमेंशन है। ठीक है, फाइंड डायमेंशन ऑफ फोर्स। 1 in mass, 1 in length, -2 in time। अगेन फॉर्मूला से जाओगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो ये एक्सेलरेशन का था, इसमें मास मल्टीप्लाई करेंगे तो मास का पावर 1 हो जाएगा। 1 रिप्रेजेंट नहीं करते हैं जनरली, तो डायमेंशन जो होगा 1 in मास होगा, 1 in लेंथ एंड -2 in टाइम। ठीक है, अब देखो ये जो फोर्स का डायमेंशन है ना, फोर्स का जो भी डायमेंशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्स का यूज हम बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने में करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आप सब कुछ भूल जाओ, कुछ पता ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोर्स का डायमेंशन नहीं बोलना है, क्योंकि अगर डायमेंशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपसे पूछ रहा है, उसमें 90% चांस होता है कि फोर्स का डायमेंशन यूज हो। ठीक है ना, जैसे प्रेशर का डायमेंशन आपसे पूछ रहा है, प्रेशर का डायमेंशन आपसे पूछेगा तो प्रेशर होता क्या है, F/A। तो अगर फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, सीधे ए से डिवाइड कर दोगे, क्या आ जाएगा, प्रेशर का डायमेंशन आ जाएगा। वैसे ही अगर सरफेस टेंशन का आपसे डायमेंशन पूछ रहा है, सरफेस टेंशन क्या होता है, F/L। तो फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, लेंथ का डायमेंशन यूज करोगे, हो जाएगा। वैसे ही आपसे अगर जी का पूछ रहा है,
आ रही बात समझ में? जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन पूछ रहा है, तो वहां के लिए भी आपको क्या यूज करना होगा, फोर्स इज फोर्स, इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन आपको पता रहेगा, जी का इजीली कैलकुलेट कर लोगे। आ रही बात समझ में? तो जो डायमेंशन है फोर्स का ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हम यूज डायरेक्टली कर सकते हैं किसी और फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए। आ रही बात समझ में? तो हाँ सर। ये सबको पता होना चाहिए। जैसे एनर्जी हो गया, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, m होता है ना? स्क्वायर टी टू द पावर -2। हाँ हाँ बस, तो इसमें फोर्स का पता है, तो आप इसमें अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां से क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा। अरे बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको आप फोर्स के हेल्प से उनका डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हो, बता सकते हो। तो आपको क्या पता करना है कि फोर्स का डायमेंशन रट ही लेना है। नींद में भी कोई पूछे कि बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या है, तो सीधे बोल देंगे ml t-2, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है और ये डायमेंशन है। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। तो अब जैसे अगर कोई भी, इसका पहला स्टेप आपका क्या होगा कि कोई भी अगर आपसे फिजिकल क्वांटिटी दे करके और पूछ रहा है कि डायमेंशन बताओ, तो सबसे पहले आप क्या रिकॉल करोगे? सबसे पहले आप रिकॉल करोगे कि ये जो जो फिजिकल क्वांटिटी है ये यूज कहाँ हो रहा है, ठीक है ना? जैसे मैंने जी बोला, जी क्या है? जी यूज होता है किस फॉर्मूला में? F इक्वल्स टू g m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। या फिर आपसे बोल दिया नीटा का निकालो, कि नीटा का डायमेंशन निकालो, तो सबसे पहले आपको क्या याद आना चाहिए कि ये नीटा यूज होता कहाँ है, ठीक है ना? अगर ये पता ही नहीं होगा कि नीटा किस फॉर्मूले में यूज होता है, तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। किसी को आइडिया है ये कहाँ यूज होता है नीटा? सांद्रता, विस्कोसिटी। हाँ, विस्कोसिटी है ये, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। स्टोक्स लॉ का नाम सुने हो? हाँ हाँ, तो फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा भी आर, ये फॉर्मूला होता है। हाँ। अब यहाँ पे नीटा यूज हो रहा है, तो अगर नीटा का या ईटा का आपको क्या निकालना है, आपको डायमंड। डायमेंशन निकालना है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर नहीं कैलकुलेट पाओगे। ये एक जगह यूज और यूज होता है, टाउ इज इक्वल टू नीटा डीवी बाई डी एक्स, इधर भी यूज होता है, तो इधर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे बस मोटिव ये है कि आपको क्या पता होना चाहिए, जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है वो कहाँ पे यूज हो रहा है वो पता होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ दिया प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालो, सवाल में आपसे क्या पूछ दिया कि प्लैंक्स कांस्टेंट एच का डायमेंशन निकालो, तो एच का डायमेंशन आप कब निकाल पाओगे? जब आपको पता होगा कि एच कहाँ यूज होता है। एच कहाँ यूज होता है? E is equal to H HC H by जी बॉगली समीकरण लॉ। हाँ, वैसे भी एच सी बाई लेमडा भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा ना, तो फिर एच का नहीं निकाल पाओगे। तो आपको एक चीज पक्का हो गया कि उसी चीज का डायमेंशन आपको कैलकुलेट करना होगा जो आपके सिलेबस में है, ठीक है ना? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो आपके सिलेबस में है उन्हीं सब का डायमेंशन कैलकुलेट करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि सिलेबस से बाहर आपने जो पढ़ा ही नहीं है वो उठा करके दे दिया कि इसका डायमेंशन बताओ, नहीं पूछेगा। तो जो फॉर्मूला आपको 11th-12th में पढ़ना है उसमें से किसी एक कांस्टेंट को उठा के, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को उठा करके डायमेंशन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो जैसे ही डायमेंशन पूछ रहा है, आपको करना क्या है, आपको रिकॉल करना है। आपको रिकॉल करोगे किसका? जो भी फॉर्मूला है वो कहा, मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी वो किस फॉर्मूला में यूज हो रहा है। अगर वो फॉर्मूला आपको याद है, आप इजिली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या कर सकते हो, डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हो। आ रही बात समझ में? हाँ सर। ठीक है। तो ऐसे डरना नहीं है कि सर बुक में कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी पूछ दिया कि जिसका आपको फॉर्मूला ही नहीं पता। वो कहीं ना कहीं 11th-12th में होगा ही, तभी आपसे पूछा गया होगा। जैसे मैंने 3 एग्जांपल अभी दे दिया कि एच का पूछ सकता है, जी का पूछ सकता है, नीटा का पूछ सकता है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यूज होती है, ठीक है। अगर आपसे के का पूछ दिया, के समझते हो क्या होता है? केल्विन। के नहीं, केल्विन नहीं है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, परमिटिविटी। के का बहुत ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में, ठीक है। ऐसे स्पेसिफिक अगर के लिख दिया तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। के का ये क्या है ना, ये इसका मल्टी यूज होता है। के जैसे दो दो तो आप लोगों ने बोल दिया। एक और फॉर्मूला होता है ना, क्यू इक्वल्स टू, ऐसा फॉर्मूला कुछ याद है जब आप हीट ट्रांसफर पढ़ते हो? के ए डेल्टा टी, नहीं याद है? हाँ ट्रांसफर थ्रू अ स्लैब, हीट ट्रांसफर थ्रू, मतलब कि हीट ट्रांसफर बिटवीन टू टेम्परेचर डिफरेंस, ये नहीं पता है? क्यू इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी,
अच्छा चलो उस टाइम पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर, या हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, या थर्मल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो अगर इस वही के का बहुत ज्यादा यूज है, तो अगर के स्पेसिफिक पूछना होगा तो वो आपको ब्रैकेट में लिख के दे देगा। मैंने यहाँ पे जो बोला था वो इससे रिलेटिव में बोला था कि इस के का आपको डायमेंशन बताना है। तो अगर इस के का डायमेंशन बताना है तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो फिर आप सॉल्व इसको नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, कोई नहीं अभी नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, जब हम हीट पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा, रिकॉल कर लोगे। ठीक है ना, तो एक चीज तो पक्का हो गया कि आपसे जो भी पूछेगा डायमेंशन, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछेगा वो कहाँ से पूछेगा, 12 से ही कहीं ना कहीं से पूछेगा, 11 12 से कहीं ना कहीं पूछेगा, जो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है। धीरे धीरे हम बहुत सारे बल्क में यहाँ पे डायमेंशन नहीं निकालने वाले हैं, मैंने आपको आइडिया दे दिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर एक चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी दिखेगी उसका डायमेंशन भी हम वहीं पे लिख देंगे। ठीक है ना, जैसे अगर हम इसमें गए इलेक्ट्रोस्टैट में गए, वहां पे एक हमें फिजिकल क्वांटिटी दिखता है एप्सिलॉन, ठीक है, या एप्सिलॉन दिखता है, तो इस एप्सिलॉन का आप डायमेंशन निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। यस तो एफ जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0 q1 1 q2 q2 है हाँ, ठीक है। तो एप्सिलॉन निकालना है तो इसको इधर भेज दो और एफ को इधर भेज दो, बस सिंपलीफाई कर लो। आ रही बात समझ में क्या बोल रही? हाँ सर तो डायमेंशन में कोई फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि डायमेंशन अगर पूछ रहा है तो वो 4 नंबर, अगर नीट का पेपर है या जेई मेंस का पेपर है तो 4 नंबर बहुत इजी है लाना। ठीक है ना, तो डायमेंशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, फोर्स का याद ही कर लेना, कि बार बार आपको फोर्स का निकालना ना पड़े। क्या कर लोगे, फोर्स का आप याद करके रख लोगे, क्योंकि फोर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, सीधे पुट करोगे आंसर दिख जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे हैं, इट shows how and which, it shows how and which, it shows how and which of the physical quantities, how and which of the fundamental physical quantities, how and which of the fundamental physical quantities, স্যার একবার রিপিট করো। it shows, तरफ से ऐसा आवाज आ रहा है, fundamental quantities are required to represent a given physical quantity. ठीक है, तो वो जो भी हमने लिखा था, जैसे एग्जांपल हो गया, एग्जांपल है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अगर फोर्स का आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो इट विल कम एज F इज इक्वल टू MLT माइनस, ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपका। सर बोलो। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो। हमारे पास तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, तो हर एक का डायमेंशन क्यों नहीं है? सबका है, ऐसा किसने बोला लुमिनस सबका नहीं? लुमिनस इंटेंसिटी और वो जो सब्सटेंस उसका ऑफ भी है, लेकिन उसका है दोनों, सातों का है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे यूज में कौन है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमारे यूज में कौन ज्यादा होता है। जैसे आप बुक पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो उसमें MLT ही बस देगा। ठीक है ना,
बहुत कम केसेस में आपको थीटा और ए बताएगा, क्योंकि 11th में यूज ही नहीं है कहीं भी, MLT को छोड़ करके और कुछ यूज नहीं होता है। डायमेंशन भी पूछा हुआ है तो आपको MLT का ही पूछा हुआ है। अब देखो, जब कम्पिटिटिव फील्ड में जाते हो, जैसे आप जेई का एग्जाम दे रहे हो या नीट का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आगे देखना है। तो आगे देखने तो एक्सटेंड करके हमने उसको कहाँ तक ले गए, करंट तक ले गए और टेम्परेचर तक ले गए। अब जो कैंडेला है, मतलब जो आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसका यूज ही नहीं होगा आपके लिए। आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिसमें दोनों का यूज हो गया, इसलिए मैंने बताया ही नहीं। ठीक है ना। ओके ओके ठीक है। ये बस इंफॉर्मेशन के लिए आप जान सकते हो कि उसका सिंबल क्या होता है या मोल का सिंबल क्या होता है, लेकिन उसका यूज ही नहीं पड़ता, इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है। ओके होता सबका है। हो गया, हटा दे इसको। हाँ सर। अब एक मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका डायमेंशन सेम हो जाए? क्या हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका डायमेंशन सेम हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ है? हाँ। कौन कौन सा, कोई एग्जांपल? वेलोसिटी स्पीड, वेलोसिटी और कोई? मोमेंटम और इनर्शिया ऑफ फोर्स। मोमेंटम और इनर्शिया ऑफ फोर्स। इनर्शिया फोर्स क्या होता है? वो जो एक सर्टेन अमाउंट का फोर्स एक टाइम के इंटरवल इनर्शिया में। इनर्शिया बोलना चाहते हो या इम्पल्स बोलना चाहते हो? इम्पल्स ऑफ फोर्स, सॉरी। इनर्शिया नहीं होगा वहां पे, इम्पल्स ऑफ फोर्स होगा। इम्पल्स ऑफ फोर्स और मोमेंटम। ठीक है। और एनर्जी और टॉर्क। एनर्जी और टॉर्क, वेरी गुड। और सरफेस टेंशन एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। सरफेस टेंशन एंड स्प्रिंग कांस्टेंट का भी same होता है। देखो, एक काम करो ना, एक काम करो कि जब बोलना हो ना तभी माइक ऑन रखा करो, नहीं तो ऐसे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है। अभी म्यूट है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो म्यूट करके रखो। तुमको जब बोलना है तो ओपन करके बोल सकते हो, क्योंकि अगल बगल में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। तो वही, कभी कभी तुमसे पूछ देता है, ऐसे ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इनमें कौन सा ऑप्शन है जिसके पास सेम डायमेंशन है। तो कुछ एग्जांपल तुम लोगों ने बताया, जैसे फोर्स हो गया, पर इम्पल्स, इम्पल्स ऑफ फोर्स और मोमेंटम का। ठीक है। वैसे ही कुछ कुछ एग्जांपल है, जैसे वर्क है, वर्क, एनर्जी, टॉर्क, इन सबका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। अभी मैंने एक बोला कि स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास होगा, या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन, इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। अब देखो सेम क्यों हो रहा है ना, क्योंकि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी आप देखोगे, ऊपर जो मैंने 3 लिखा हुआ है और नीचे जो दोनों दोनों लिखा हुआ है, इसमें होता क्या है कि हम दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं जो इसमें यूज हो, इसमें यूज हो, इसमें यूज हो। जैसे समझते हैं टॉर्क का, टॉर्क एक्चुअली होता क्या है, एफ इंटू आर। ऐसे मैं वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, एफ इंटू आर होता। ठीक है। अगर आप एनर्जी देखोगे तो एनर्जी भी क्या होता है, एफ इंटू एस होता है, और वर्क भी क्या होता है, एफ इंटू एस होता है। तो इस फोर्स कॉमन है, फोर्स कॉमन है, फोर्स कॉमन है, और सब में हमने एस से मल्टीप्लाई करा। एस इज व्हाट, लेंथ। इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई करा, इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई करा, इसमें भी लेंथ से मल्टीप्लाई करा, इसलिए डायमेंशन क्या होगा, तीनों का सेम होगा। वैसे ही केस है स्प्रिंग कांस्टेंट के केस। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है आपका, स्प्रिंग कांस्टेंट को अगेन के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो F इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स होता है। तो के विल बी व्हाट, F बाई एक्स, यानी F फोर्स में एक्स से डिवाइड हुआ है। सिमिलरली जो सरफेस टेंशन है आपका, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है T इज इक्वल टू, बोलो, F बाई एल। सरफेस टेंशन क्या होगा, F बाई एल होगा। यहाँ पर भी आप देखोगे तो फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ, तो इसका डायमेंशन सेम होगा। वैसे ही इधर का डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या है, सेम हो रहा है। ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी अगर वो बन कहाँ से रही है, 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो और सब उन तीनों का या उन दोनों का डायमेंशन सेम है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन का जो डायमेंशन आएगा, जो प्रोडक्ट का डायमेंशन आएगा, वो भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे वर्क का बात करा, टॉर्क का बात करा। क्लियर है?
जैसे आपने स्पीड वेलोसिटी बोला, तो स्पीड वेलोसिटी तो कॉमन चीज है, वो तो होगा ही। आ रही बात समझ में? तो ये ध्यान रखेंगे कि मतलब एक डायमेंशन जो है, एक डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख रहे हो, तो मे बी वो हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसे सवाल में दे दिया कि पता करो कि ये जो डायमेंशन है या ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किस गिवन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो होता क्या है ना, बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में एक ऑप्शन पढ़ेंगे और वो दिखेगा वो सही टिक करके निकल लेंगे। आ रही बात समझ में? तो जब भी डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आए और पूछ रहा है कि गिवन डायमेंशन किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप आराम से पहले बाकी सारे ऑप्शन भी चेक करोगे। मे बी आपको ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है, या एक ऑप्शन में 3 दिया होगा, 2 दिया होगा, वो भी सही हो सकता है। आ रही बात समझ में? हाँ सर। अब जब हम डिवीजन कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज का, तो मैंने डिवाइड करा था ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, दो कैटेगरी में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन हमने कितने कैटेगरी में करा था? दो कैटेगरी में डिवीजन दो, करा था, एक डायमेंशनल और नॉन डायमेंशनल। नॉन डायमेंशनल। तो डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है ना, डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी में क्या होगा, आपके पास जितनी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा उसमें। जैसे अभी हमने फोर्स के लिए लिखा, फोर्स के लिए क्या आ रहा था, M/L/T-2। अब इस फोर्स में मास, लेंथ और टाइम का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसका कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है, जिसमें क्या होता है, मास, लेंथ और टाइम का कंट्रीब्यूशन नहीं दिखता है। मतलब m का पावर भी 0 होगा, l का पावर भी 0 होगा, t का पावर भी 0 होगा। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बोलते हैं डायमेंशनलेस। आ रही बात समझ में? और जो भी डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, समझ लो डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज मोस्ट ऑफ द केसेस रेशियो होता है। ठीक है ना, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो से अगर एक नया फिजिकल क्वांटिटी बन रहा है, तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी होगा वो डायमेंशनलेस होगा। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है आपका? डायमेंशनलेस है। स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्यों होता है? क्योंकि ये रेशियो किसका है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन क्या होता है, लिखना नहीं है अभी, समझना है। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आप समझो, चेंज इन लेंथ का जो डायमेंशन है वो क्या होगा? चेंज इन लेंथ का L। डायमेंशन क्या होगा? जो लेंथ L। का डायमेंशन है, यानी L डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ L। तो यहाँ देखोगे तो L का पावर क्या हो गया? 0 हो गया। यानी स्ट्रेन में ना तो मास का कोई कंट्रीब्यूशन है, ना तो लेंथ का कंट्रीब्यूशन है, ना तो टाइम का कंट्रीब्यूशन है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डायमेंशनलेस बोलेंगे। ठीक है, या नॉन डायमेंशन बोलेंगे। वैसे ही एक एग्जांपल RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रेशियो है। ठीक है, किसका किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये देखो, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है कि तो दोनों का यूनिट सेम होगा, दोनों ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगेन यहाँ से हमें क्या मिलेगा? डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा। आ रही बात समझ में? हाँ। आपके दिमाग में अगर ऐसा कुछ फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है तो बताओ, कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं होता है, नॉन डायमेंशन होता है, या 0 डायमेंशन होता है? बोलो। प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, और ये तो कल मैंने बताया था। क्या? कोई भी रेशियो सोच लो, कोई भी रेशियो। सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेरी गुड। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि एप्सिलॉन जो होता है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से अगर देखोगे तो एप्सिलॉन r इज व्हाट? एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। हाँ। और इसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कितना नाम है? इसका 2-3 नाम है। पहला नाम है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या बोलोगे? रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। और जब हम कैपेसिटर में जाते हैं तो इसी टर्म को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, रेशियो है किसका किसका? रेशियो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी का डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम का। आ रही बात समझ में? तो ये अगेन रेशियो है, और रेशियो का डायमेंशन कितना होता है? रेशियो का डायमेंशन 0 हो जाता है, क्योंकि ऊपर नीचे एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। आ रही बात समझ में? तो जब भी आपको कभी भी दिखे कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आपसे पूछ रहा है जो कि किसी का रेशियो है, तो कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं है। आप सीधे डायमेंशन क्या लिख सकते हो? 0 लिख सकते हो। क्लियर? तो लिखेंगे, नोट में इसको लिखेंगे,
देखना, फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज which do not have physical quantities which do not have which do not have which do not have any contribution which do not have any contribution which do not have any contribution of which do not have any contribution of fundamental physical quantities fundamental physical quantities fundamental physical quantities are called non-dimensional physical quantities are called non-dimensional physical quantities. Example strain, angle, refractive index, dielectric constant, etc. ठीक है, और ऊपर ये जो चीजें मैंने लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 चीजें हैं, इसमें किसके पास यूनिट है? एंगल एंगल के पास। बाकी सारे स्ट्रेन के पास कोई यूनिट नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास कोई यूनिट नहीं होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पास कोई यूनिट नहीं होता है, सारे के सारे डायमेंशनलेस है, लेकिन हमने अलग से एंगल को यूनिट सप्लाई करा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। क्लियर है? जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। एक सवाल लिखेंगे, लिखिएगा। एक मिनट देखिए, if velocity ब्रैकेट में कैपिटल V, if velocity ब्रैकेट में कैपिटल V, टाइम अगेन ब्रैकेट में कैपिटल T, if velocity ब्रैकेट में कैपिटल V, टाइम ब्रैकेट में कैपिटल T, and force are considered as fundamental physical quantities, are considered as fundamental physical quantities, are considered as fundamental physical quantities, then find dimensional formula of mass for the given system, हो गया? सवाल लिख लिया? चलो समझते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या कर दिया, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। म्यूट कर लो जिधर से भी आवाज आ रहा है, किसी की तरफ से बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है। चलो समझो क्या कह रहा है। पहले जो हमने पढ़ा, अभी जो हमने पढ़ा ना, उसमें जो फंडामेंटल फिजिकल
अरे किसके तरफ से आवाज आ रहा है? ठीक है, चलो म्यूट कर दे। देखो, हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है कि जो हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है ना, वो है लेंथ, मास, टाइम, ये सारी चीजें, सात जो मैंने बताया। लेकिन ये जो सवाल है ना, ये अलग तरीके से फॉर्म किया गया। ये सवाल क्या कह रहा है कि गिवन प्रॉब्लम में वेलोसिटी जो है उसको हम ट्रीट कर रहे हैं एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टाइम को ट्रीट कर रहे हैं एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और फोर्स को ट्रीट कर रहे हैं एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आ रही बात समझ में? और इस तीनों के टर्म में हमें मास को रिप्रेजेंट करना है। जो हम ओरिजिनल, जो हमारा रियल में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उससे हट के ये प्रॉब्लम बनाया गया है, जिसमें वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा है। ठीक है ना? तो इस जिस तरीके का क्वेश्चन फॉर्म हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे, ना कि जो हमारा एग्जिस्टिंग है उसके अकॉर्डिंग। हमारा एग्जिस्टिंग क्या बोलता है कि मास फंडामेंटल है, लेकिन सवाल बोल रहा है कि नहीं, मास फंडामेंटल तुम्हारा नहीं है, फंडामेंटल कौन है? वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स। तो इन तीनों के रिप्रेजेंट में मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको लिखना है। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, सर आप वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को क्यों मान रहे हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? मैं नहीं मान रहा हूँ, ये सवाल में दिया हुआ है कि आपको क्या कंसीडर करना है। आपको कंसीडर करना है वेलोसिटी को एज ए फंडामेंटल, टाइम को एज ए फंडामेंटल, फोर्स को एज ए फंडामेंटल। मे बी दिस इज ए हाइपोथेटिकल सिस्टम। उसने एक हाइपोथेटिकल सिस्टम बना दिया जहाँ पे बोल रहा है ये तीनों क्या है, ये तीनों फंडामेंटल है। तो मास का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, m is equal to what in terms of these three। ट्राई करो। एफ टी भी इनवर्स आएगा क्या? एफ टी बी इनवर्स, वेरी गुड। बाकी लोग भी ट्राई करेगा। कोई बोल रहा है लेकिन उसका आवाज नहीं पहुंच रहा। चलो मैं करता हूँ। हमें पता है कि ये जो फोर्स, मास, ये सब कहाँ दिखते हैं। सबसे पहला चीज, हमें इन सब का रिलेशन पता होना चाहिए कि ये तीनों जो है ये मास के साथ कैसे रिलेटेड है। की तरफ से इतना नॉइज आ रहा है। चलो देखो, तो जो तुम्हारा फोर्स है दैट कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सीलरेशन। आपको m निकालना है, तो m कैन बी रिटन एज f बाई a। ठीक है? और एक्सीलरेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेलोसिटी एंड टाइम में। तो एक्सीलरेशन को आप जब लिखोगे तो इट विल बी f और v बाई t। एक्सीलरेशन ये होता है, तो v बाई टी लिखोगे। अब यहाँ से जब डायमेंशन आप देखोगे, पहले एक बार इसको और सिंप्लीफाई कर लो, एफ टी बाई वी हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे डायमेंशन के फॉर्म में, तो f की जगह कैपिटल F, t की जगह कैपिटल T, और v नीचे है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो अगर मास का डायमेंशन इस गिवन बेस के फॉर्म में लिखोगे या इस गिवन फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में लिखोगे, तो मास का डायमेंशन आएगा ft v-1। क्लियर है? आ रही बात समझ में? बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। ओके ओके। चलो एक और सवाल करते हैं, लिखना। इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, in a particular system, the unit of length, in a particular system, the unit of length, comma mass and comma time, length, mass and time, in a particular system, unit of length, comma mass and time are taken as 10 centimeter, comma 10 gram and 0.1 second respectively. 10 centimeter, 10 gram and 0.1 second respectively. Then unit of force then unit of force in that system, then unit of force in that system is equivalent to
इज इक्विवेलेंट टू डैश, 2 के बाद डैश लगा देंगे, क्वेश्चन है इक्विवेलेंट टू डैश। ग्राम सेमी सेकेंड इन सेकेंड टू द पावर -2, ग्राम सेमी सेकेंड टू द पावर -2। ये आपका आंसर है, आंसर बता रहे हो क्या? हाँ हाँ, ग्राम सेमी सेकेंड Second- इनवर्स टू द पावर -2। नहीं नहीं, ये जो टर्म आ रहा है ना, ये आप ये यूनिट कहने का मतलब है कि देखो, जब वो कह रहा है ना कि हमारा जो एग्जिस्टिंग है सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, ठीक है ना, उन टूनों को छोड़ करके एक नया सिस्टम बनाया गया। उस सिस्टम में सेंटीमीटर का यूनिट ये है, मास का यूनिट ये है और टाइम का यूनिट ये है, ठीक है। तो इसके टर्म में आपको फोर्स का यूनिट बताना है कि फोर्स अगर ये यूनिट फॉलो कर रहे हो तो फोर्स कितना लोगे आप, फोर्स का यूनिट कितना लोगे, 1 जो गिवन है या 2 जो गिवन यूनिट है उसके रेस्पेक्ट में। थोड़ा समझते हैं ये जो सवाल है, इसको सर थोड़ा सा बोले, समझते सर हैं। बोलो सर बोलो 10 बोलो। सेंटीमीटर 10 ग्राम इंटू 0.001 सेकंड स्क्वायर। ओके ठीक, चलो समझते हैं। आपने जो भी बोला वो ऑलमोस्ट सही है। ऑप्शन जो होगा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सोचते हैं, समझो। क्या रहा है कि एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है। हाइपोथेटिकल सिस्टम मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग है उससे हट के, उसमें क्या कर रहा है ना, मान लो कि एक्स है आपका लेंथ का सिंबल, हाइपोथेटिकल है तो आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हो। वाई किसका सिंबल है, वाई मैं ले रहा हूँ मास का सिंबल, और जेड ले रहा हूँ किसका सिंबल, जेड में ले रहा हूँ टाइम का सिंबल। ये किसके लिए ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल जो सिस्टम क्वेश्चन में बना करके दिया हुआ है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक्स हमने क्या माना, लेंथ का सिंबल, वाई क्या माना, मास का सिस्टम, जेड किसका माना, टाइम का Time. सिंबल। अब समझो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 1 यूनिट जो है इसका 1x जो है वो बराबर है 10 सेंटीमीटर के। समझना 1x किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर के। कह रहा है कि 1 यूनिट एंड डैश सिस्टम इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 1 यूनिट ऑफ लेंथ इन द गिवन सिस्टम इज इक्वल टू हाउ मच, 10 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। सिमिलरली कह रहा है 1 यूनिट जो मास का है, 1 यूनिट ऑफ मास मतलब 1 वाई जो है दिस इज इक्वल टू 10 ग्राम। 10 किसके ग्राम। बराबर है, 10 ग्राम के बराबर। सिमिलरली 1 जेड जो है वो किसके बराबर है, 0.01 सेकंड। 1 सेकंड के बराबर, 0.0 सेकंड के बराबर। ठीक है, तो अब समझना ये नया सिस्टम है, ये एग्जिस्टिंग सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है। और ये कौन सा सिस्टम है, न्यू सिस्टम जो प्रॉब्लम में बना के दिया हुआ है वो। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि वन न्यू सिस्टम ऑफ फोर्स, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, न्यू सिस्टम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच सीजीएस ऑफ फोर्स। आपको ये कैलकुलेट करना है। आ रही बात समझ में? आपसे पूछ कर रहा है कि अगर एक यूनिट हम फोर्स का ले, किस यूनिट में, किस सिस्टम में, न्यू सिस्टम में, एक यूनिट फोर्स का ले न्यू सिस्टम में, तो वो एग्जिस्टिंग सिस्टम के कितने के बराबर होगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में क्या बोलना है? हाँ सर। हमें क्या करना है कि पिछला वाला आपको अगर याद होगा तो ये एक तरीके से सिस्टम कन्वर्जन का प्रॉब्लम है। ये इनडायरेक्टली किसका प्रॉब्लम है, सिस्टम System कन्वर्जन का conversion। प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो सिस्टम कन्वर्जन का टेक्निक मैंने आपको बताया है कि सिस्टम कन्वर्जन में क्या होता है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। M2 N1, हाँ U1 इज इक्वल टू N2 U2। अब एक सिस्टम, ये न्यू सिस्टम है आपका, ये कौन सा सिस्टम, जो एक्सिस्टिंग सीजीएस सिस्टम है। तो सबसे पहले हम N1 को 1 मानेंगे क्योंकि एक यूनिट के लिए पूछ रहा है। एक यूनिट ऑफ न्यू सिस्टम इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू व्हाट। तो हम मानेंगे n की जगह 1। U जो है, U किसके लिए यूज हो रहा है, फोर्स के लिए। फोर्स में Force के किसका लिए। कितना कंट्रीब्यूशन है वो ये लिखेंगे। तो मास का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1। तो Y लिख रहा है। ये नीचे दिख रहा है ना, नीचे या नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख दे, दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना। तो ये 1Y, मास का कंट्रीब्यूशन कितना, 1, तो 1 लिख दिए। लेंथ का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1। क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। टाइम का कंट्रीब्यूशन कितना हो, -2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस z -2। ये बराबर किसके होगा,
ये बराबर होगा n2, क्योंकि यही कैलकुलेट करना हमें, n2 नहीं पता है एग्जिस्टिंग में कितने के बराबर होगा वो नहीं पता है। यू कितना होगा, यू बोलना, यू होगा ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, यही होगा। सीजीएस में क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई क्या होता है, एस स्क्वायर, तो उसको ऊपर ले जाओगे सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बोलो कंफ्यूजन है? नहीं सर। नहीं है ना। अब क्या करना है, सीधे वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि n2 कैलकुलेट करना है तो इन ये जो टर्म है इनको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना होगा। अगर सिंप्लीफाई करोगे उसी के लिए आपको ये सारा इंफॉर्मेशन दिया है कि 1x किसके बराबर है, 1y किसके बराबर है और 1z किसके बराबर है, क्योंकि अगर ये सारी वैल्यूज रखोगे तभी जाकर के ये सारे टर्म उड़ जाएंगे और आपको n2 दिख जाएगा। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ। तो आप इसको पुट करो, देखो कितना आ रहा है। यानी आपने पुट करा 1, y की जगह आप क्या रख सकते हो, y की जगह रख सकते हो 10 ग्राम। अब आपके पास क्या बचा, x की जगह रख सकते हो 10 सेंटीमीटर, और z की जगह क्या रख सकते हो, z की जगह रख सकते हो 0.1 सेकेंड स्क्वायर, ये बराबर होगा n2 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ग्राम से ग्राम चला गया, सीएम से सेंटीमीटर चला जाएगा, और सेकेंड स्क्वायर से एक सेकेंड स्क्वायर चला गया, और यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो आपको बचेगा क्या, 1 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1/0.1 स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हो, -2 है तो ये नीचे आ गया, +2 हो गया, ये n2 है आपका। मतलब जो आपका आंसर होगा ना, ये वैल्यू होगा। आंसर क्या होगा, ये वाली वैल्यू होगी। क्लियर है या कंफ्यूजन है? बोलो। कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा? सबको समझ में आ रहा है? सर तार माने इसका मतलब वो जो आंसर मिला है वही फोर्स का यूनिट है। यही फोर्स का यूनिट है। मतलब समझो, ये n2 आ गया ना, n2 आएगा, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो n2 विल कम एज 1 to 10⁴ n2 विल कम एज हाउ मच, 10⁴ इसका कहने का मतलब है 1 यूनिट ऑफ फोर्स इन न्यू सिस्टम, 1 यूनिट ऑफ फोर्स इन न्यू सिस्टम इज इक्वल टू 10⁴ डाइन। आ रही बात समझ में? हाँ सर हाँ। नया सिस्टम में क्या बोलता, नया सिस्टम में बोला था, नया सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास कितना है, 10 ग्राम, यूनिट ऑफ टाइम कितना है, 0.1 सेकेंड है। अब उसी सिस्टम में आपको फोर्स का यूनिट बताना है, तो फोर्स का यूनिट जो होगा, फोर्स का यूनिट जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू 10⁴ डाइन। यहाँ से हमने सिंप्लीफाई करा। क्लियर है? क्लियर जब आप सर। उसके मतलब conversion- वो डैश में 10⁴ डाइन बैठेगा, और हाँ, डैश में डैश में 10⁴ डाइन बैठेगा। वेरी गुड, आ रही बात समझ में? अगर ऑप्शन न्यूटन में दिया हुआ है तो फिर आप डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करोगे, अगर ऑप्शन डाइन में ही दिया है तो सीधे आप 10⁴ डाइन लिख दोगे। क्लियर है? बोलो। देखो इस यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है ना, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग है उसमें कन्वर्जन नहीं करवा रहे, आपका सीजीएस से एफपीएस या एफपीएस से सीजीएस या सीजीएस से एमकेएस नहीं जा रहा, उसने एक नया हाइपोथेटिकल सिस्टम ही बना दिया और उस सिस्टम में बता दिया। जैसे अगर आपका एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है, एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या लिखते थे, एग्जिस्टिंग सिस्टम में आप लिखते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आप लिखते हो 100 ना। सेंटीमीटर। वो बोला कि नहीं जी भैया, ये जो एग्जिस्टिंग है इस पे हम यूज नहीं करेंगे, हम एक नया सिस्टम बनाएंगे जिसमें ये 10 सेंटीमीटर के बराबर है। हो सकता है कुछ नया सिस्टम ऐसा होगा जिसमें लेंथ 10 सेंटीमीटर के बराबर यूनिट हो जाए। आ रही बात समझ में? जैसे इधर हम यूज कर रहे हैं तो एक नया सिस्टम बना सकता है। तो जो कन्वर्जन का प्रॉब्लम है ना, वो कभी कभी इस टाइप का भी आ जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अपना जो पुराना दिमाग में बैठा हुआ है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, उसको हम इजिली कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसी पे नहीं अटके रहेंगे। मे बी कोई हाइपोथेटिकल अगर बना के दे दिया तो हमें कैलकुलेशन करना आना चाहिए, क्योंकि हम इसको यूज करके, ये जो टर्म है इसको यूज करके लिखते हैं ना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁵ कितना 5 डाइन लिखते हैं, यही लिखते हैं, है कि नहीं? वैसे ही अगर कोई नया सिस्टम दे दिया तो मे बी उस सिस्टम में 1 यूनिट ऑफ फोर्स जो होगा दैट मे बी 10⁻⁴ डाइन, जो अभी हमने सिंप्लीफाई करा। हाँ या ना? कंफ्यूजन है किसी को? नहीं सर नहीं।
तो इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए रेडी रहेंगे। जरूरी नहीं है कि जो हमारा कन्वर्जन है उसी में अटके रहेंगे। ठीक है, कल जो होमवर्क दिया था वो चेक करा सबने? हाँ सर। हाँ हाँ ये सब बोलो। 1 पाउंड कितने केजी के बराबर होता? 0.453 0.1 आदमी कोई बोलो। 45 453 हाँ केजी। ठीक है, अगर 1 केजी दिया तो कितने पाउंड? 2.205 2.205 केजी। ठीक है, अब बात आते हैं 1 फुट। सर, वो अगर 1 पाउंड फुट होगा। दिया, 1 केजी बोलो 1 फुट कितने मीटर के बराबर? 0.3048 30। हाँ वही, 8 को कोई 5 लिख रहा है तो उससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये फुट कितना मीटर, और 1 मीटर कितने फुट के बराबर होगा? 3.281 3.28 ठीक है, तो ये कन्वर्जन देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कंपलसरी है, ये याद ही रखना है। बस थोड़ा सा मतलब कभी कभी जैसे 100 सवाल पूछता है ना, तो एक सवाल उसमें मे बी एफपीएस का कन्वर्जन आपसे पूछ देगा, और एफपीएस का जो कन्वर्जन होगा यही दोनों चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो या तो ये याद रखो या तो ऊपर वाला याद रखो, क्योंकि किसी एक को याद रखना है। तो केजी का कन्वर्जन पाउंड में याद रखो, और मीटर का कन्वर्जन फुट में याद रखो। ये दोनों कन्वर्जन क्या करना है, आपको याद रखना है। अगर एफपीएस से प्रॉब्लम आ गया तो ऐसा नहीं कि स्टक हो जाएंगे, हमें वैल्यू नहीं पता है, नहीं कर पाएंगे। वैल्यू है, जैसे बाकी सारा चीजें याद करके रखे हो वैसे इसको भी याद रख सकते हो कि 1 kg इज इक्वल टू 2.21, इसको 2.21 बोल सकते हो। ठीक है ना, और इसको 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 याद रख सकते हो। 2 यूनिट तक याद करके रखो, दो डेसिमल तक याद करके रखो, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे अगर बोल दिया, जैसे एक सवाल मैंने अभी दे रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग, क्या आपको बोल दिया लिखना, इसके बेसिस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ जी इन एफपीएस सिस्टम। म्यूट कर लो, किसी का ईयरफोन लग रहा है खराब है। फाइंड वैल्यू ऑफ जी इन एफपीएस सिस्टम। जी का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है किसमें? एफपीएस सिस्टम में। सर ये 9.8 इंटू 3.28 फुट पर सेकंड स्क्वायर होगा। हाँ वही करना, 9.8 इंटू 3.3 रख लो या 3.28 रखो, अप्रोक्सीमेट आंसर लाना। देखो जरूरी नहीं है कि हर बार जो कैलकुलेशन देगा वो इंटीजर का ही देगा। तो अगर इंटीजर का कैलकुलेशन नहीं दे रहा है तो हम जनरली कैसे करते हैं, सिंप्लीफाई करने का उसको कोशिश करते हैं राउंड ऑफ करके। ठीक है ना, राउंड ऑफ करना भी सीखना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई प्रॉब्लम ऐसा दे देगा कि जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ कर दिया, जैसे 9.8 जनरली हम 10 यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर सवाल में कहीं स्ट्रिक्टली लिख दिया कि नहीं 9.8 ही यूज करना है, ठीक, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस होना चाहिए। बच्चे थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं कि सर 9.8 दे दिया, हमसे नहीं हो पाएगा। होगा, थोड़ा सा उसको क्या करना पड़ेगा, अपने मन से मॉडिफाई कर लो और उसके आसपास का जो ऑप्शन है वो टिक कर दो। चलो, तो हमें पता है कि जो जी होता है वो कितना होता है, 1 जी इज इक्वल टू, या जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको फुट में कन्वर्ट करना है। मतलब ये होगा आपका N2 और फुट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि सेकंड दोनों में सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 9.8 मीटर इज इक्वल टू N2 फुट। अब N2 आपको निकालना है तो या तो मीटर को फुट में कन्वर्ट कर दो या फुट को मीटर में कन्वर्ट कर दो, दोनों आपके हाथ में है। तो यहाँ 9.8 इंटू 2 कितना है 28 इज इक्वल टू N2। फुट कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो N2 विल कम एज अबाउट
32। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 32 के आसपास आएगा, ठीक है ना, एकदम सर वो एग्जैक्ट 32 नहीं होगा। 3.28 होगा। हाँ सॉरी, ये 3.2 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 32 के आसपास आएगा। क्लियर है? हो गया। हटा दे इसको। हाँ सर। चलो अब डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है वो थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या क्या एप्लीकेशन हम डायमेंशन जो पढ़े हैं वो क्यों पढ़े हैं, या उसका यूज क्या है, ठीक है ना। डायमेंशन क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। अब हमारा काम क्या है कि डायमेंशन का यूज क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, हमने पढ़ा है उसका, तो कुछ तो यूज होता होगा ना, तो लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिखिएगा, फिर समझाएंगे आपको। लिखेंगे टू फिजिकल क्वांटिटीज, टू फिजिकल क्वांटिटीज, टू फिजिकल क्वांटिटीज having same dimension, having same dimension, two physical quantities having same dimension, same dimension can be added, can be added, can be added or subtracted, can be added or subtracted, can be added or subtracted, but there is, but there is no such rule, but there is no such rule की जगह restriction लिख दो, but there is no such restriction, but there is no such restriction in case of multiplication or division, no such restriction for multiplication, multiplication और डिवीजन। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। लिख लिया सबने? हाँ सर। समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखो अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ a प्लस बी, ए एक फिजिकल क्वांटिटी है, बी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और अगर ऐसा मैं लिख रहा हूँ तो a का जो डायमेंशन होगा और b का डायमेंशन जो होगा सेम होना चाहिए। अगर मैं ऐड कर रहा हूँ या फिर सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, a माइनस बी कर रहा हूँ, तो अगेन a का डायमेंशन और b का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। तभी आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर पाओगे दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज का, ठीक है। लेकिन ऐसा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में नहीं होता। अगर a बाई बी कर रहे हो और a क्रॉस b कर रहे हो, ठीक है, तो मे बी a का कुछ और डायमेंशन हो सकता है, b का कुछ और डायमेंशन हो सकता है। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन के केस में भी a का कुछ अलग डायमेंशन, b का कुछ अलग डायमेंशन हो सकता है। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? जैसे हमने देखो, जैसे हम लिखते हैं ना, एक फॉर्मूला है बहुत ही फेमस फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सबको पता होगा ये फॉर्मूला। वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, है ना। तो पक्का इसका जो डायमेंशन होगा, u का जो डायमेंशन होगा और et का जो डायमेंशन होगा वो सेम होना चाहिए। सेम है तभी हम इसको ऐड कर पा रहे हैं, अगर सेम नहीं होता तो फिर ऐड नहीं कर पाते। सिमिलरली एक और फॉर्मूला s इज इक्वल टू हाफ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अगर बीच में समीशन है तो इसका मतलब ये जो टर्म है ut इसका डायमेंशन और ये जो टर्म है at स्क्वायर इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आप ऐसा लिख दिए s इज इक्वल टू ut प्लस at, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम नहीं है, इसलिए इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते हो। सेम चीज सब्सट्रैक्शन के भी साथ होता है। मतलब कहीं भी दो टर्म ऐड करा गया है, दो टर्म ऐड करा गया है, इसका मतलब पक्का है कि उसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि आप कभी भी वर्क को फोर्स के साथ ऐड नहीं कर सकते हो,
वर्क को फोर्स के साथ ऐड नहीं कर सकते हो। जब भी वर्क ऐड होगा किसके साथ ऐड होगा, एनर्जी के साथ ऐड होगा, एनर्जी। ठीक है ना। वर्क किसके नहीं, टॉर्क के साथ भी ऐड नहीं होगा क्योंकि एक वेक्टर है और एक स्केलर है, वो ऐसे डायमेंशन सेम हो गया फिर भी कंफ्यूज आप हो रहे हो। तो वर्क को आप किसके साथ ऐड कर सकते हो, एनर्जी के साथ ऐड कर सकते हो। दिस में भी पोटेंशियल एनर्जी, दिस में भी काइनेटिक एनर्जी। और ये जो वर्क है इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन दोनों का सेम है और दोनों स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर और वेक्टर को ऐड आप ऐसे नहीं कर सकते हो 5 मीटर प्लस 10 न्यूटन, ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों का फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अलग अलग है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। हाँ तो जब भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं होता। आपने अभी देखा इस फॉर्मूला में v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में दो टर्म मल्टीप्लाई किया हुआ एक्सेलेरेशन और टाइम का, एक्सेलेरेशन और टाइम का मल्टीप्लीकेशन है। ए का डायमेंशन और टी का डायमेंशन अलग अलग होता है। सिमिलरली हमने क्या करा, हाफ ए टी स्क्वायर करा है, ए का डायमेंशन टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। हाँ सर। अब इसको यूज करके किसी गिवन फॉर्मूला में आप अननोन का डायमेंशन निकाल सकते हो। इसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी गिवन फॉर्मूला में अगर कोई कांस्टेंट है या कोई अननोन है उसका डायमेंशन निकाल सकते हो। एक सवाल समझेंगे इस बेसिस पे, लिखिएगा, लिखना फाइंड फाइंड डायमेंशन ऑफ फाइंड डायमेंशन ऑफ dimensions of A and B in van der Waal gas equation। van der Waal gas equation पता है, E plus A by V square minus V minus B is equal to RT। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैन डर वाल गैस इक्वेशन। ये रियल गैस इक्वेशन है, केमिस्ट्री में पढ़े होगे, पढ़े हो, हाँ या ना, याद है या हाँ नहीं है, हाँ सर। पढ़े हो ना। तो इसमें हाँ। दो कांस्टेंट है, ए और बी कांस्टेंट है। ए और बी का डायमेंशन आपसे पूछ रहा है, बी का डायमेंशन v के बराबर होगा वॉल्यूम के, बी का डायमेंशन, हाँ वेरी गुड। और a बाई वी और स्क्वायर ए का बाई डायमेंशन वी स्क्वायर p का सम माने प्रेशर P का का बराबर होगा। उससे हम a का डायमेंशन p v स्क्वायर होगा। गुड, p v ठीक है। स्क्वायर का जो डायमेंशन वो। समझ गया समझ गया। बाकी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो इसमें क्या यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगेन यूज करना है। तो यहाँ पे देखो दो जगह क्या है, एक जगह समेशन है, एक जगह सब्सट्रैक्शन है। मतलब ये जो टर्म है इसका डायमेंशन और ये जो टर्म है इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम Same। होना चाहिए, क्योंकि इनके बीच में क्या है, प्लस है। प्लस सिमिलरली यहाँ माइनस है, तो ये जो वॉल्यूम है इसका डायमेंशन और डायमेंशन ये और जो बी का बी है डायमेंशन इसका सेम। डायमेंशन सेम होना चाहिए। इसलिए आप क्या कर सकते हो, बी का डायमेंशन किसके बराबर है, बी का डायमेंशन है बी के बराबर, एंड ए बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन किसके बराबर है, प्रेशर के डायमेंशन के बराबर है। तो इधर वी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां से ए का डायमेंशन आ जाएगा। आ रही बात समझ में। हाँ। तो किसी किसी क्वेश्चन में क्या देगा, ऐसा इक्वेशन दे देगा, ठीक है। अगर इक्वेशन दे दिया और सब्सट्रैक्शन और एडिशन आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि दो जो फिजिकल क्वांटिटी जिनको ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और उसका एक एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, आपको बता दिया, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट लिखेंगे, लिखिएगा नोट में, इसको लिखिए नोट में, एक्सप्रेशंस सच एज, एक्सप्रेशंस नोट में इसको लिखना है, expressions such as sin x, cos x, tan x, e to the power x, natural log of x, log x, ये सारे एक्सप्रेशंस है।
साइन एक्स tan x e टू द पावर x नेचुरल log of x इसका बेस कितना है यहाँ पे बेस t होता है, यहाँ पे बेस कितना है 10 10, ठीक है। और या फिर a टू द पावर x, ऐसा कुछ टर्म आपको दिख रहा है कहीं भी फिजिक्स में, ठीक है ना। ये सारे जो टर्म होते हैं ये डायमेंशनलेस होते हैं। ये क्या है आपके पास, ये सारे जो टर्म है, साइन एक्स क्या है डायमेंशनलेस, कॉस एक्स क्या है डायमेंशनलेस है, क्योंकि दे विल जस्ट प्रोवाइड अ नंबर। यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक नंबर निकल के आएगा। तो लिखिएगा एक्सप्रेशन सच एज दिस आर डायमेंशनलेस, are dimensionless are dimensionless where x is also where x is also a dimensionless quantity, where x is also a dimensionless quantity, where x is also a dimensionless quantity, ठीक है। ये पूरा टर्म तो डायमेंशनलेस है ही, साथ ही साथ यहाँ जो x है ना, इसमें भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, x भी क्या होना चाहिए डायमेंशनलेस होना चाहिए। साइन x में या कॉस x में tan x में e टू द पावर x जो टर्म है वो अगेन क्या होगा डायमेंशनलेस। यहाँ अगर लॉग के अंदर या नेचुरल लॉग के अंदर कोई वैल्यू रख रहे हैं तो वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। आ रही बात समझ में? हाँ सर। ये प्रॉपर्टी आपका लिखिएगा, इसमें भी इस पे भी एक प्रॉब्लम करते हैं, लिखिएगा। if pressure at a given location vary with time pressure at given location vary with time as p equals to p naught e to the power minus alpha t, as p equals to p naught e to the power minus alpha t, where t is time, where t is time and alpha is some constant, then find dimension of alpha, then find t to the power dimensions minus of 1. alpha, then find dimensions of alpha. Sir, t to the power minus 1. Good, very good. ठीक है, वही जो इधर लिखा हुआ है ना वही करना है, ठीक है। अब देखो, अभी बच्चों को याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं। अब अभी याद रहेगा क्योंकि अभी जस्ट पढ़ाया, या कुछ बच्चे याद रख भी पाते हैं, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, पूछते हैं सर अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा का डायमेंशन कैसे। नहीं, सिंपल है, प्रॉपर्टी याद रखोगे हो जाएगा। पिछला वाला प्रॉपर्टी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद रखना है प्लस माइनस के केस में। और यहाँ पे क्या, ऐसा कभी भी एक्सप्रेशन आपको मिल जाए, जैसे अभी मैंने कोई एग्जांपल ले दिया कि y इज इक्वल टू साइन के टी, ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछ रहे बताओ k का डायमेंशन क्या होगा। सिंपल सी चीज आपको पता होना चाहिए कि ये kt क्या है डायमेंशनलेस है, तो k का डायमेंशन माइनस, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें जो आपका डायमेंशन होना चाहिए, इसका डायमेंशन मतलब अल्फा इंटू टी का जो डायमेंशन होना चाहिए वो होना चाहिए m0 l0 t0। डायमेंशनलेस का मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो अल्फा का आपको पता करना है, टी का आपको पता है t1 होगा, इधर m0 l0 t0 होना चाहिए। इसको ले जाकर के उधर सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा का जो डायमेंशन होगा इट विल बी m0 l0 t-1, ठीक है। क्लियर है? और नहीं तो आप इसको देख के सिंपली बता सकते हैं, मैं बस प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, इतना करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको देख के आंसर दिख रहा है कि अल्फा का डायमेंशन क्या होगा माइनस टी होगा, तभी ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो कर देंगे, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर दिख जाएगा आपको। क्लियर है? बोलो, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, हाँ।
एक न्यू सिस्टम वाला प्रॉब्लम और करेंगे, जो न्यू सिस्टम मैंने पहले वाला करा था उस टाइप का एक और करेंगे, क्योंकि बार बार उस टाइप का प्रॉब्लम करवाने के बाद भी बच्चों को नहीं समझ में आता। एक और मैं करवाऊंगा, उसके बाद समझें चलेंगे आगे। ठीक है, लिखिएगा। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, प्रॉब्लम ही है, द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज 8 ग्राम per centimeter cube. Full stop. Full stop. We have a system. Full stop के बाद लिखेंगे we have a system in which unit of length is 5 centimeter. In which unit of length is 5 centimeter and unit of mass is 20 gram. Unit of length is 5 centimeter and unit of mass is 20 gram. Then find density of this substance. Then find density of this substance. Then find density of this substance in the given system, in the given new system, in the given new system. In the given new system. ठीक है, सवाल समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर, हाँ। ट्राई करिए। फोर बाई 25 ग्राम पर सेमी क्यूब। 4/25 ग्राम पर सेमी क्यूब। बाकी लोग का वेट करेंगे। 1 यूनिट डेंसिटी का न्यू सिस्टम में आपने इतना बताया। 50। चलिए, एक आदमी का 50 आया, 50 ग्राम पर सेंटीमीटर की। और किसी का कुछ? किसी और ने सॉल्व करा? 2 ही लोग कर पा रहे हैं, बाकी लोग भी करना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो कितने लोग हैं? सर डेंसिटी का ये वैल्यू 8 जो न्यू यूनिट में वो 32/25 होगा क्या? 32/25। चलिए मैं लिखते चल रहा हूँ जो भी आंसर आ रहा है। बाकी लोग भी करेंगे। अभी भी 3 लोग ने बताया, 5 लोग अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि 8 लोग प्रेजेंट है। 8 लोग दिख रहे हैं क्लास में, बस 3 लोगों ने आंसर बताया। चलो, अगर नहीं बोल रहे हो तो मैं मान ले रहा हूँ कि नहीं समझ में आ रहा है। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ। अगेन, ये किसका कौन सा प्रॉब्लम है? कन्वर्जन वाला प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम है किसका है? कन्वर्जन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कह रहा है कि एक एग्जिस्टिंग यूनिट है, उसमें से एक नया सिस्टम में जाना है आपको। तो अगेन हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? सबसे पहला हमारा काम होगा N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब इस तीनों में से कोई एक ही सही है। आपने आंसर तो बताया, समझ में आया है आपको, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। इन तीनों में से कोई एक ही सही है। मतलब 3 आंसर में से अगर आप देखोगे तो 33% ही करेक्ट ये है। अब देखो, N1 हमारा न्यू सिस्टम और U1 हमारा न्यू सिस्टम का यूनिट, और N2U2 जो गिवन है वो हमें लिखा हुआ है। तो N2 हमें गिवन है, N2 कितना है? 8 दिया हुआ है। N2 कितना दिया हुआ है? 8। U2 दिया हुआ ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या करना है? N1 का वैल्यू निकालना है इन द गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट, जो नया सिस्टम है उसमें। तो उसके लिए ना कन्वर्जन फॉर्मूला आपको आना सर चाहिए, 50 कन्वर्जन आना 50 चाहिए। यूनिट। 50, चलो एक और 50 आया।
चलो अब समझते हैं। देखो हमें कन्वर्जन क्या दिया हुआ है कि नया सिस्टम में 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज हाउ मच 5 सेंटीमीटर। 1 यूनिट किसके बराबर है? 5 सेंटीमीटर के बराबर। लेंथ अगर x मान रहे हो, x यूनिट, जो पहले पिछले वाले प्रॉब्लम में हमने करा था वैसा ही कर रहे हैं। 1x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली 1y इज इक्वल टू हाउ मच 20 ग्राम। ये यहाँ पुट करेंगे, तो आप पुट करोगे तो क्या दिखेगा? n1 x डिवाइडेड बाई y डिवाइडेड बाई x क्यूब बराबर किसके होना चाहिए? 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। y किसके लिए है? ग्राम के लिए, तो ग्राम ऊपर है तो y ऊपर। सेंटीमीटर के लिए क्या है? x है, तो इधर x क्यूब नीचे आएगा। अब जो भी कन्वर्जन है वो यहाँ पुट कर दो, जो भी कन्वर्जन है यहाँ पुट कर दो, तो क्या दिखेगा? n1 y की जगह क्या पुट करोगे? y की जगह पुट करोगे 20 ग्राम डिवाइडेड बाई x की जगह क्या पुट करोगे? 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का क्यूब बराबर किसका होना चाहिए? 8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा। ग्राम से ग्राम चला जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब चला जाएगा। बचेगा क्या आपके पास? n1 का जो वैल्यू है वो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम एज n1 इक्वल्स टू 8 इंटू ये 5 है, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई नीचे 20। कितना बार में जाएगा? 4। ये कितना बार में? 2 टाइम्स। 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50। यानी कौन सा करेक्ट आंसर है? 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी नए यूनिट में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो वहां से क्या आ रहा है? 50 आ रहा है। क्लियर है? हाँ। ठीक है, अब बाकी लोग देख लो कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, अगली बार से वो कोशिश करोगे कि नहीं हो। जिसने भी 4/25 निकाला उसने कुछ ना कुछ मिस्टेक करा है, जिसने 32/25 निकाला उसने भी कुछ ना कुछ मिस्टेक करा है। तो वो देख लोगे कि क्या मिस्टेक करे हो और कोशिश करोगे रेक्टिफाई करने का। क्लियर है? ठीक है। चलो एक और सवाल करते हैं। पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि वो सवाल किस बेसिस पे होगा। देखो मैं लिख रहा हूँ फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, और एक लिख रहा हूँ फोर्स इज इक्वल टू mv बाई आर स्क्वायर। इन दोनों में से कौन सा गलत है? सर क्वेश्चन नीचे एक बार वाला। बोलिए। नीचे का mv/r²। ठीक है, मैं क्वेश्चन क्या था कि मैंने आपको फोर्स का 2 फॉर्मूला दिया है, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। ठीक है, पहला फॉर्मूला mv स्क्वायर बाई आर, दूसरा फॉर्मूला f इज इक्वल टू mv बाई आर स्क्वायर। मैं पूछ क्या रहा हूँ कि इसमें से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? बहुत सारे लोगों ने बताया कि दूसरा गलत है। ये क्या है? गलत है। ठीक है, ऊपर वाला सही है। अब आप ये क्यों बता पा रहे हो? क्योंकि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता है। आपने ये क्यों बता दिया? क्योंकि आपको किसका फॉर्मूला पता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर बाई आर होता है। सर ठीक है? डायमेंशन निकाल के भी तो बात कर सकते हैं ना। वेरी गुड, इसको कैसे बता डायमेंशन सकते निकल हो? के बता सकते हैं। हाँ, डायमेंशन निकाल कर इसको बता सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा फॉर्मूला दे दिया, आपको कोई ऐसा एक फॉर्मूला दे दिया जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, फिर भी आपसे पूछ रहा है कि वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, आप कैसे पता करोगे? आप पता करोगे डायमेंशन निकाल करके। क्योंकि अगर इक्वालिटी साइन यहाँ पे होल्ड कर रहा है, अगर बीच में इक्वालिटी साइन है, इसका कहने का मतलब है कि एलएचएस का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए? RHS। RHS के बराबर होना चाहिए। मतलब दोनों साइड का जो डायमेंशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो अगर आप F इज इक्वल टू mv स्क्वायर, इसका डायमेंशन देखोगे तो फोर्स के डायमेंशन को मैच करेगा, इसका डायमेंशन देखोगे तो फोर्स के डायमेंशन को मैच नहीं करेगा, इसका मतलब ये दूसरा वाला गलत है। ठीक है, तो अगर इसके बेसिस पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कैसे करना है? पहले LHS का डायमेंशन निकालोगे, फिर RHS का डायमेंशन निकालोगे, फिर मैच करके देखोगे। क्लियर है? उसके बेसिस पे एक प्रॉब्लम करेंगे। लिखिएगा, लिखिए, a gas bubble oscillates a gas bubble oscillates with a time period capital T. A gas bubble oscillates with a time period capital T
which is proportional to time period capital T, which is proportional to p to the power a, which is proportional to p to the power a, comma d to the power b, which is proportional to p to the power a, d to the power b, and e to the power c, where P is pressure, D is density, where P is pressure, D is density, E is energy, P pressure है, D density है, E is energy. Then find value of A, B, and C. Then find value of A, B, and C. देख लिया सबने? सॉल्व करे या आप ट्राई करोगे? ट्राई करते हैं सर। सर ट्राई करते हैं। कर लो। आप फाइनल आंसर मत पहुंचो। आप क्या करो, जो 3 इक्वेशन बन रहे हैं वो मुझे बता दो, ठीक है ना, क्योंकि 3 इक्वेशन में सॉल्व करने में सर थोड़ा 3 इक्वेशन बता m टू द पावर a प्लस b प्लस c l टू द पावर माइनस a माइनस 3b प्लस 2c t टू द पावर माइनस 2a माइनस 2c। नहीं, उस फॉर्म में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ a प्लस b प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 माइनस a माइनस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0 माइनस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0 और माइनस 2a माइनस 2c समान 1। ओके, माइनस 2a माइनस 2c इज इक्वल टू 1। ये आया है सबका? सर एबीसी एक बार चेक कर लो सबका आ रहा है कि नहीं है। a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर, माइनस a माइनस 3b प्लस 2c 0 के बराबर, माइनस 2a माइनस 2c 1, यही आ रहा है ना? ठीक है। अब समझते हैं, ये इक्वेशन अगर आपके पास आ गया तो इसी को आप सिंप्लीफाई करोगे, abc आ जाएगा। लेकिन ये इक्वेशन लाने के लिए आपको टेक्निक क्या यूज करना है? आपको टेक्निक ये यूज करना है कि t जो है, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? e टू द पावर a, b टू द d टू द पावर b एंड e टू द पावर c। ठीक है। आप इसको लिख सकते हो ऐसे, अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं तो क्या लाना पड़ता है? कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, एंड दैट कांस्टेंट इज जस्ट अ नंबर। वो कांस्टेंट क्या होगा? एक नंबर होगा, उसका कोई डायमेंशन हम नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हाँ, वो मान लो डायमेंशन हमने क्या मान लिया? कुछ भी मान ले रहे हैं कि जो कांस्टेंट है वो कितना है? k है, e टू द पावर a, d टू द पावर b, e टू द पावर c। अब अगर इक्वालिटी साइन होल्ड कर रहा है तो अगर इधर टाइम का डायमेंशन है तो इधर भी क्या होना चाहिए? टाइम का ही डायमेंशन होना चाहिए, सबका मिला करके। तो अगर आपका काम क्या, आपको इधर लिखना है m0 l0 t1। इधर k का तो कुछ डायमेंशन नहीं है, t क्या था? प्रेशर था। प्रेशर का डायमेंशन बता दो क्या होगा?
ml to the power minus 1 to the power minus 2 whole to the power 8. ml to the power -1 t raised to power Minus -2 2. डेंसिटी का क्या होगा ml to the power minus -3 ml to the power -3 और d एनर्जी का बता दो ml square t to the power minus 2. ml²। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है बस कोफिशिएंट इक्वेट कर देना है, क्योंकि देखो इधर m एक है इधर है और इधर है, तो इधर m पावर a इधर m का पावर b इधर m का पावर c, यानी a b c किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। इधर का पावर m इधर का पावर m इधर का पावर m नलिफाई करके कितना होना चाहिए 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में m का पावर 0 है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये पहला इक्वेशन आएगा। अगर आप मास का पावर देखोगे, नेक्स्ट चलते हैं लेंथ का पावर। तो अगेन लेंथ का पावर इधर कितना है, लेंथ का पावर इधर 0 है, तो इन सबका कॉम्बिनेशन से भी लेंथ का पावर कितना आना चाहिए 0। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे -a, इसको मल्टीप्लाई करोगे -3b, इसको मल्टीप्लाई करेंगे +2c, ये किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर। सिमिलरली अब टाइम के पास पहुंचते हैं, टाइम इधर कितना है 1 है, इधर टाइम कितना है -2 का पावर a है, तो -2 इधर कितना है इधर है -2 का पावर c, इधर 0 है तो इधर लिखने का जरूरत नहीं, ये किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए। अब ये 3 इक्वेशन आया, आपके पास 3 अननोन है। 3 इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब 3 अननोन आपके पास होगा तो उसके लिए हमें 3 इक्वेशन चाहिए। 3 इक्वेशन आपके पास है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। आंसर मैं बोल दे रहा हूँ, a जो होगा डेट विल बी -5/6, b जो होगा b विल बी 1/2 गुड, c विल बी 1/3. 1/3। ये आपका आंसर है गिवन प्रॉब्लम के लिए, ठीक है ना। तो जो भी कंसेप्ट है ना वो याद रखना है कि जब इक्वलिटी है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर, जब समीशन या सब्सट्रैक्शन है तो जिसका समीशन जिसका सब्सट्रैक्शन हो रहा है उसका क्या होना चाहिए डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर जो भी वो मैंने बताया sin x cos x उसमें जो भी टर्म है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, और sin x cos x tan x ये सारी वैल्यू डायमेंशन लेस होती है। क्लियर है, हाँ सर. कोई कंफ्यूजन किसी को? मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा कुछ रूल नहीं है, आ रही बात समझ में। हाँ. तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज है जो डायमेंशन के लिए हम यूज करते हैं, डायमेंशन के हेल्प से हम प्रॉब्लम इस टाइप का जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? हाँ सर. तो आज के क्लास में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, सब कुछ क्लियर है? हाँ. ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। हाँ.